नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, समास प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की कक्षा से पूर्व हमने समास के पांचों भेदों को पढ़ लिया था। आज हम समास के जो अंतिम भेद है बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं। तो समास का जो अंतिम भेद है या जो छठा भेद है वो होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कहीं पर ये बहुव्रीहि की जगह आपके बहुव्रीहि समास भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो शुद्ध शब्द होता है वो आपके होता है बहुव्रीहि समास। अब देखिए, जब हमने पद की प्रधानता के आधार पर समास को पढ़ा था तो समास के चार भेद बताए थे। उनमें से जो सबसे अंतिम भेद बताया था उभय पद अप्रधान समास। तो यहाँ नोट कर लीजिए आप, उभय पद अप्रधान समास। दूसरे शब्दों में हम इन्हें कह सकते हैं अन्यार्थ। तीसरे शब्दों में हम इन्हें कह सकते हैं सांकेतिक अर्थ। अर्थात ऐसा समास जहां दोनों पद वो आपके अप्रधान होते हैं, जो अन्यार्थ लेता है, जिन्हें हम तीसरा अर्थ भी कहते हैं, सांकेतिक अर्थ भी कहते हैं। ऐसी जहां स्थितियां बनती है वहां होता है आपके बहुव्रीहि समास। इस बहुव्रीहि समास को जानने से पहले हम शब्द की बनावट के आधार पर उनके भेदों के बारे में जानते हैं कि शब्द की बनावट के आधार पर तीन प्रकार के भेद होते हैं। शब्द की जो रचना होती है उनके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि जो आपकी बहुव्रीहि समास है तो वहाँ आपके शब्द की बनावट के आधार पर उनका भी उपयोग होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि शब्द की बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द है, इन्हें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है आपके यौगिक, और जो तीसरा होता है वो होता है आपके योग रूढ़। तीसरा आपके योग रूढ़। तो यहाँ आपके रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ और यौगिक का बहुव्रीहि समास में इनका उपयोग होता नहीं है। योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग है वो आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत होता है। कैसे शब्दों का प्रयोग होता है? योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग। अब योग रूढ़ होता क्या है इसके बारे में आप सबसे पहले जानिए। योग रूढ़, योग का अर्थ होता है दोनों शब्दों का मिलन, और रूढ़ का अर्थ होता है किसी विशेष की पहचान बन जाना। अर्थात ऐसे शब्द जो आपके दो या दो से अधिक शब्दों की मेल से बनते हैं। अक्सर दो शब्दों की मेल से, कहीं ऐसे शब्द तेज दो से अधिक, एक अधिक भी हो सकते हैं। कहने का से दो शब्दों की मेल से ऐसे शब्द है जो किसी विशेष की पहचान बन जाते हैं, किसी का रूढ़ हो जाता है। रूढ़ का अर्थ होता है निश्चित होना, एक निश्चित पहचान बना, उसे कहते हैं रूढ़। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों की मेल से बनते हैं और किसी की विशेष पहचान के रूप में प्रयोग में प्रारंभ हो जाते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं योग रूढ़। और योग रूढ़ जितने भी शब्द होते हैं वे सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। तो एक शब्द यहाँ अपन देखते हैं। शब्द देखिए, पहले उदाहरण की परिभाषा को बाद में हम समझेंगे। एक शब्द होता है लंबोदर, उनको आप समझिए। लंबोदर में देखिए पूर्व पद है वो आपके लंबा है, और जो उत्तर पद या पर पद है वो आपके उदर है। ये संधि युक्त भी है। लंबा धन उदर, अधन उ के मेल से ओ बनता है, गुण संधि का नियम है। और यहाँ आपके समास है वो बहुव्रीहि समास कैसे होगा? देखिए, लंबा उदर। अब यहाँ तो पूर्व पद और द्वितीय पद या दोनों ही अप्रधान है। क्योंकि यहाँ तो ना तो लंबे का अर्थ लिया जा रहा है और ना ही उदर का अर्थ लिया जा रहा है। ये लंबोदर है वो किसी का रूढ़ बना हुआ है। किसके अर्थ में लेते हैं हम लंबोदर शब्द को? हम किसके रूप में लेते हैं? लंबा उदर, आपके लंबा है उदर जिसका, ये गणेश जी के लिए लेते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं और किसी के लिए निश्चित हो गए, पहचान के रूप में अगर वो हो जाते हैं, तो ऐसे जो सामासिक पद है वो आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस उदाहरण के माध्यम से। एक उदाहरण आपके मैंने पढ़ाया था आपके द्विगु समास में। उससे पहले हम इस शब्द को जानते हैं दशानन। दशानन शब्द की बनावट, यहाँ इस सामासिक पद को देखिए। इस पद को जब हम देखते हैं तो पहला पद नजर आता है दस और दूसरा पद आता है आनंद। जब द्विगु समास में पढ़ा था कि पूर्व पद आपके
संख्यावाची है और वो किसी के समूह का बोध करवाता है तो वहाँ द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ इस समास के अंदर वापस ध्यान रखिए, भले ही किसी भी समास का पहला पद संख्यावाची हो, अगर वो आपके दोनों ही पद मिलकर के कोई योग रूढ़ के रूप में है तो वो आपके बहुव्रीहि समास में ही होगा। जैसे दस और आनंद, जब दोनों ही शब्द मिलते हैं तो ये योग रूढ़ हो जाता है। किसका योग रूढ़ हो जाता है? रावण का हो जाता है। ये रावण के लिए ही इस दशानंद शब्द का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी के लिए नहीं किया जाता है। तो ऐसे जो जितने भी सामासिक पद होते हैं वे सारे के सारे आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं और जिनका आप समास विग्रह है वो वाक्यात्मक रूप में करते हैं। जैसे दशानंद, दस है आनंद, जिसके वह कौन? रावण। तो यहाँ योग रूढ़ शब्द से आप समझ गए होंगे कि दो शब्दों के मेल से बने हुए ऐसे शब्द जो किसी के लिए निश्चित पहचान के रूप में बन जाते हैं, या यूं कहे कि जो पर्यायवाची शब्द है वे सारे के सारे किस समास के अंतर्गत आएंगे? आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। एक और शब्द है, इनकी हालांकि परिभाषा हम बाद में समझेंगे, उससे पहले एक शब्द देखिए। अविभाव समास में भी हमने पढ़ा था कि जो प्रारंभिक पद है वो आपके अगर उपसर्ग युक्त है तो उस स्थिति के अंदर अविभाव समास रहेगा और द्वितीय पद संज्ञा युक्त है। तो एक और विशेषता हमने पढ़ी थी कर्मधारय समास के अंतर्गत कि जहां प्रारंभिक पद है वो अगर अव्यय है या उपसर्ग युक्त है और वो किसी विशेषता के रूप में प्रकट होता है तो वहां कर्मधारय समास होगा। लेकिन एक और यहाँ आपके बहुव्रीहि समास में भी याद रखना, एक सह और सह, इन दो शब्दों का याद रखना। कहीं पर भी अगर इनका प्रयोग प्रारंभिक जो पद अगर स या सह हो आ रही है और इनका प्रयोग वह किसी साथ या सहयोग के रूप में आ रहा है या सहित के रूप में आ रहा है, सहयोग नहीं होगा सॉरी, यहाँ इन सह या आपके जो सह है इनका प्रयोग है वो आपके साथ या सहित के रूप में है, तब उस स्थिति के अंदर भी आपके कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास रहेगा। याद रखना, पहली स्थिति तो हमने ये पढ़ी थी कि दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द अगर वो किसी के रूढ़ है, किसी की विशेष शब्द की पहचान के रूप में या पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग होता है तब उस स्थिति के अंदर रहेगा बहुव्रीहि समास। और इनकी दूसरी विशेषता ये है कि जहाँ पहला पद आपके स या सह या जो ये उपसर्ग आ रहे हैं वो अगर किसी साथ या सहित के रूप में है, मतलब अर्थ दे रहे हैं, तब उस स्थिति के अंदर भी आपके बहुव्रीहि समास होगा। ये आपके नियम है, कोई मतलब बहुत सारी बुक्स में इस नियम का हवाला नहीं दिया हुआ होता है। तो ये कहाँ इसको उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है सपरिवार, सपरिवार। अब सपरिवार में जैसे ये स है उपसर्ग है और ये परिवार आपके मूल शब्द है यहाँ। अब आप जैसे इसका समास विग्रह करोगे, मतलब परिवार के साथ है जो वह, परिवार के साथ है, परिवार के साथ है जो वह, तो इस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास रहेगा। तो यहाँ आपके अव्यय है, भले यहाँ संज्ञा युक्त पद है, लेकिन अगर वह आपके स है वो साथ या सहित के रूप में है तब उस स्थिति के अंदर आपके कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास रहेगा। अब यहाँ एक उदाहरण और लीजिए, एक शब्द लिखा हुआ है मेरे यहाँ उदाहरण में, मैंने लिखा है सपूत शब्द। लिखिए कौन सा शब्द लिखा हुआ है? सपूत। आप इसको ढंग से देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ आपके उपसर्ग है, ये पूत है, तो इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा अव्यय है, समास अविभाव समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा या फिर कर्मधारय समास। तो इस शब्द की बनावट, इस सामासिक पद को देखिए, देखिए यहाँ जो स है ये विशेषता प्रकट कर रहा है, पूत की विशेषता बता रहा है, अच्छा है जो पूत। तो मैंने जहाँ आपको बताया कि अगर कोई विशेषता प्रकट करता है तो वहाँ कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास। तो सपूत में कौन सा समास होगा? कर्मधारय। जिससे इसका समास विग्रह होगा अच्छा है जो पूत। और सब परिवार, परिवार के साथ है जो वह, तो यहाँ कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। एक आपके उदाहरण लीजिए, एक यहाँ मैं लिख रहा हूँ सफल शब्द है, सफल, तो इसके अंदर भी कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास रहेगा। यहाँ फल की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है, फल के साथ है जो वह, फल के साथ है जो वह, कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास। एक शब्द आपके है सपत्नीक शब्द है, सपत्नीक। ये कई एग्जाम में भी पूछा गया है कि सपत्नीक शब्द में कौन सा समास है या इस सब सामासिक पद में कौन सा समास है, तो यहाँ कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास रहेगा, पत्नी के साथ है जो वह। तो याद रखना, इनकी बहुव्रीहि समास की दो स्थितियाँ ही बनती है। पहली स्थिति ये कहती है कि जहाँ आपके दो शब्दों के मेल से बना हुआ ऐसा शब्द किसी का रूढ़ हो जाता है, किसी विशेष की पहचान बनाने में वो उपयोग में हो जाता है, तब उस स्थिति के अंदर रहेगा बहुव्रीहि समास। और उनकी दूसरी स्थिति हमने बताई थी कि कहीं पर भी स या स इन उपसर्ग का प्रयोग अगर साथ या सहित के रूप में होता है तब उस स्थिति के अंदर भी आपके
कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास होता है। तो हम अब इनकी बहुव्रीहि समास की परिभाषा लिखिए। देखिए, देखिए यहां बहुव्रीहि समास की परिभाषा में लिखते हैं हम, वह समास जिनका कोई पद, वह समास जिनका कोई पद प्रधान न होकर, वह समास जिनका कोई पद प्रधान न होकर समस्त पद मिलकर अन्यर्थ लेता है, अन्यर्थ या यूं कहे कि रूढ़ किसी की निश्चित पहचान बन जाती है, अन्यर्थ लेता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए, वह समास जिनका कोई पद प्रधान न होकर के समस्त पद मिलकर के अन्यर्थ या रूढ़ हो जाता है, तो उस स्थिति के अंदर बहुव्रीहि समास होता है। एक उदाहरण आप देखिए, जैसे एक शब्द है अतनु, तन का अर्थ, वैसे तनु का अर्थ यहाँ शरीर से लिया गया है। अतनु का मतलब तन रहित है जो, तन रहित है जो, वह कौन है? तीसरा अर्थ इनका जो अन्य अर्थ है वो किसके योग रूढ़ के रूप में है? अतनु किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके कामदेव का है। किसका है? कामदेव का है। तो इस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास रहेगा। जैसे अतनु तन रहित है जो वह कामदेव। एक शब्द और यहाँ मैं इस कामदेव के संबंधित ही अधिक उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ, अनंग, अनंग। तो यहाँ अंग रहित है जो, अंग रहित है जो वह, ये भी किसकी योग रूढ़ या किसका रूढ़ बना हुआ है? किसकी मतलब एक निश्चित पहचान के रूप में अनंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कामदेव के लिए किया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत है। तो अनंग है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का है। एक और यहाँ उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ, मनोज है, मनोज। अब इस मनोज के आपके इनकी जो अर्थ है वो किस आधार पर इन शब्द का जैसे आप टुकड़े करोगे तो टुकड़े करते ही आपको अर्थ है वो लग जाएगा कि इसके ये जो सामासिक पद है वो क्या अर्थ देगा। जैसे मनोज है, इनका आप संधि विच्छेद करोगे तो मना धन ज होता है, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। मना धन ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला। तो मन का अर्थ समझती है मनोज का होगा। अब ये अर्थ क्या दे रहा है? मन में ही जन्म लेता है, मन में ही जन्म लेता है, जो जन्म लेता है, जो वह कौन है? ये भी आपके कामदेव है। एक होता है मनसीज, मनसीज, तो ये भी उनका एक ही पर्यायवाची से है, तो मन में ही उत्पन्न होने वाला है, तो वह आपके कौन सा समास रहेगा? कामदेव। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ आपके जो पर्यायवाची शब्द है जो किसी विशेष शब्द की रूढ़ या पहचान के रूप में होता है, तब उस स्थिति के अंदर आपके कौन सा समास रहता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो हम और एक दो चार उदाहरण इस बहुव्रीहि समास के लिखते हैं। शब्द को देखिए आप, एक शब्द है ये शाखा मृग, शाखा मृग। उदाहरण में देखिए शाखा मृग, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शाखा मृग में कौन सा समास है। ये पर्यायवाची शब्द यहाँ मतलब रूढ़ भी बना हुआ है। किसका पर्यायवाची शब्द है? ये बंदर का है। शाखाओं का मृग है जो, मतलब शाखाओं पर जो हरिण की तरह कूदने वाला कौन है? ये आपके बंदर है। तो ये बंदर का योग रूढ़ है, मतलब बंदर का रूढ़ बना हुआ है। उनकी पहचान के रूप में, उनकी पर्यायवाची शब्द के रूप में भी शाखा मृग का प्रयोग होता है। तो इनका समास विग्रह होगा शाखाओं का मृग है जो वह, है जो वह, शाखा मृग। इसका आपके तीसरा अर्थ या यूं कहे कि ये किसका रूट बना हुआ है? बंदर का है। तो ऐसे जितने भी ऐसे जो शब्द बनते हैं वे सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत रहते हैं? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। एक शब्द आपके यहाँ और उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूँ। एक देखिए आप, वस्त्राकार शब्द है, वस्त्राकार।
वस्त्राकार। इस शब्द को आप देखोगे तो यहाँ वस्त्र धन आकार दो शब्दों के मेल से बनता है। वस्त्र को आकार देता है जो वह वस्त्राकार, किसका रूढ़ बना हुआ है? दर्जी का बना हुआ है। दर्जी का पर्यायवाची शब्द है वस्त्राकार। वस्त्र को आकार देता है, वस्त्र को आकार देता है जो वहां, तो आपके यहाँ दर्जी रहेगा। वस्त्राकार, वस्त्र को आकार देता है जो वह। अब अगला उदाहरण, जैसे एक शब्द आपको और दे रहा हूं मैं, एकदंत। एकदंत, एक ही दांत या एक ही दंत है जिसके वह, कौन? गणेश जी। ये भी गणेश जी का रूढ़ बना हुआ है, तो इसके अंतर्गत भी आपको कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास रहेगा। अब यहां आपके एक और उदाहरण मैं यहां दे रहा हूं, देखिए बहुव्रीहि समास में लंबोदर हो चुका था। उदाहरण है आपके वसुंधरा। वसुंधरा, वसुंधरा शब्द को आप देखोगे, वसुधन मतलब धरा, धरा का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। वसु का अर्थ क्या होता है? रत्न। वसुंधरा, वसु को धारण करती है जो वह, वसु को धारण करती है जो वह। वसु मतलब रत्नों को कौन धारण करती है? या आपके पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा किसका रूढ़ बना हुआ है? पृथ्वी का है, भूमि का है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं किसके अंतर्गत रहेंगे? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रहेंगे। जैसे एक शब्द होता है रत्नाकार, ये रत्नाकार, रत्नाकार, रत्न धन आकार। वैसे रत्न धन आकर होता है, शब्द लिखा हुआ है रत्न आकर, आकर का वैसे खान होता है, इसका संधि विच्छेद तो रत्न धन आकार होगा। लेकिन यहाँ आपके रत्नाकार ये रूढ़ बना हुआ है किसके लिए? समुद्र के लिए। रत्नों की खान है जो, रत्नों की आकर है जो, आकर का खान होता है, रत्नों के आकर या खान है जो वह, तो ये आपके खान किसके लिए? फिर किसका पर्यायवाची शब्द बना हुआ है? समुद्र का बना हुआ है। तो ऐसे जितने भी उदाहरण बनेंगे जो रूढ़ के रूप में है, जो दो शब्दों के मेल से और किसी विशेष पहचान के रूप में आ जाते हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो आपके किसके अंतर्गत रहेंगे? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रहेंगे। तो इन बहुव्रीहि समास को अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। तो अब हम बहुत सारे उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं और जिनका हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि समास की जो 6 भेद है उन 6 भेदों को हमने ढंग से पढ़ लिया है। अब हम यहाँ उदाहरणों के माध्यम से इन समासों को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का सामासिक पद है और किस समास के अंतर्गत जाता है। जैसे एक पहला शब्द दिखा हमने, महात्मा। महात्मा, जैसे इस शब्द को, इस सामासिक पद को अपन देखते हैं तो पहला पद है महा और दूसरा पद आपके आत्मा। तो पहला पद है वो द्वितीय की विशेषता बता रहा है, महान है जो आत्मा। और कहीं ये पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि जहां पर कोई पद है एक दूसरे की विशेषता को शोक करता है, प्रकट करता है, तब उस स्थिति के अंदर कर्मधारय समास रहता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। तो महान है जो आत्मा, कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। तो इस महात्मा का आप समास विग्रह लिख लीजिए, महान है जो आत्मा, समास रहेगा आपके कर्मधारय। अगला एक शब्द है परमाणु शब्द है। दूसरा उदाहरण है परमाणु। ये भी आपके कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। परम है जो अणु, अणु की विशेषता बता रहा है, परम है जो अणु। तो यहाँ कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। वेरी गुड। अगला उदाहरण, हम तीसरे उदाहरण की तरफ जाते हैं। जैसे यहाँ आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है दाल बाटी। दाल बाटी, ये हमने एक द्वंद्व समास में पढ़ा था कि जहां आपके विलोम शब्द और विलोम के जैसे जो शब्द होते हैं वो आपके इस समास के अंतर्गत रहेंगे? द्वंद्व समास के अंतर्गत रहते हैं। तो दाल बाटी, जहां दोनों ही पद प्रधान होते, दाल और बाटी दोनों ही यहाँ ये पद आपके प्रधान है, तो यहाँ दाल और बाटी कौन सा समास रहेगा? द्वंद्व समास रहेगा। अगला उदाहरण हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जवान मर्द। जवान मर्द। अब यहाँ आप जब देखोगे पहला पद है जवान और दूसरा है मर्द, तो पहला पद है वो द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है, जवान है जो मर्द। तो यहाँ विशेषता किस समास के अंतर्गत बताई जाती है? कर्मधारय के समास के अंतर्गत। तो यहाँ जवान मर्द के अंदर भी कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा। अगला उदाहरण जैसे हम यहाँ लिखते हैं आपके सप्तशयी। सप्तशयी, तो सप्तशयी के अंदर आपका समास विग्रह है
वो निर्भर करेगा कि ये सत सही शब्द है किस समास के अंतर्गत रहेंगे। सत सही 702 का समूह अगर ये लिख दिया आपने, द्विगु समास लिख दिया तो भी सही है। और अगर आपने इस सत सही को एक सूर्यमल मिशन की रचना है सत सही, उसके रूप में इसका समास विग्रह किया तो वहाँ ये तीसरा अर्थ ये रूढ़ बन जाती है, उनकी पहचान बन जाती है सत सही सूर्यमल मिशन की रचना के रूप में। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास के रूप में इनका समास विग्रह होगा। अगला उदाहरण हम यहाँ लिखते हैं गगनचुंबी। गगनचुंबी तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था कि जहां दो पद होते हैं उन पदों के मध्य अगर कहीं पर भी विभक्ति का लोप होता है तो वहां आपके कौन सा समास रहता है? तत्पुरुष समास रहता है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, समास विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाला। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। उसमें भेदों के बारे में पूछा जाए तो यहाँ कौन सी विभक्ति है? को विभक्ति है। किसके अंतर्गत आती है? कर्म विभक्ति के अंतर्गत आती है, सॉरी कर्म कारक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। अगला यहाँ एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है पल पल। ये हमने पढ़ा था कि जहां पर संज्ञा या अव्यय की पुनरावृत्ति होती है तो उस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहता है? अव्ययवाद समास रहता है। हर पल लिख सकते हो, प्रतिपल लिख सकते हो। तो यहाँ कौन सा समास रहेगा? अव्ययवाद समास रहेगा। और याद रहे जहां आपके विशेषण की पुनरावृत्ति होती है तब उस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। और जहां संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है या फिर अव्यय की पुनरावृत्ति होती है उस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहेगा? अव्ययवाद समास रहेगा। तो इस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहेगा? अव्ययवाद समास रहेगा। एक उदाहरण आपके सामने मैं लिख रहा हूं, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक, तो प्रधानाध्यापक है। इस स्थिति के अंदर आपके पहला है प्रधान और दूसरा पद आपके अध्यापक। तो यहाँ अध्यापक की विशेषता बताई जा रही है, प्रधान है जो अध्यापक। तो यहाँ कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थी, समास प्रकरण को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगामी कक्षा में हम इस समास के उदाहरणों के बारे में और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।